बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल 78वें जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ चैलेंजेस जो इस वक्त दुनिया को, खित्ते को, पाकिस्तान को बिलउमूम दरपेश हैं, उसका जिक्र किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की, हिंदुत्वा के हवाले से बात की, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। उन्होंने क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, पाकिस्तान जिससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, उस हवाले से बात की। फ़लस्तीनी रियासत जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे सबसे ओल्ड इशू है फ़लस्तीन का और कश्मीर का, उस हवाले से बात की। और इसके साथ साथ जो हिंदुत्वा है उसके साथ साथ जो दूसरी दहशत गर्दी है उसके तदारुक के हवाले से भी उन्होंने बात की। एक जामे खिताब था, इस खिताब को जामे करार दिया जा रहा है, मुदल्लल करार दिया जा रहा है, मुफस्सिल करार दिया जा रहा है और तर्जुमानी की बिलखुसूस कश्मीरियों के हवाले से कि उनकी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तान बार बार मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। बिलखुसूस अगस्त 5, 2019 के बाद से जो मामलात वहां पे हो रहे हैं, 1000 से जायद कवानीन का वहां पे इतलाक हो चुका है, 45 लाख से जायद डोमिसाइल वहां पे बांटे जा रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे हो रही हैं। इन सब मौजूआत को वजीर आजम ने मुफस्सिल अंदाज में पेश किया। अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उसको वज़ीर आज़म ने कितने वे में पेश किया। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शरीला अम्मार साहिबा, मोहम्मद नौशाद अली साहब और लाहौर स्टूडियो से हमें आजाद अनवर साहब ने ज्वाइन किया। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शरीला साहिबा आपसे होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब क्या दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने में किस हद तक वो कामयाब हो पाए? यासिर देखें, जो निगरान वजीर आजम है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो दुनिया को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन्होंने उसके बारे में बात की। देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही तो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वो आगे जाके दुनिया का भी मसला बनेगा। ये ठीक है कि पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान का इसके अंदर हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन जो दुनिया के 10 मुमालिक है जिनको सबसे ज्यादा ये खतरा इससे दरपेश है, उसमें पाकिस्तान 5वें 6ठे नंबर के ऊपर है। और वज़ीर आज़म साहब ने अपना मुकदमा जो था वो लोगों के सामने रखा है कि देखें जी, आप लोगों की वजह से जो G20 है, जो मुमालिक हैं जिनमें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जो कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से जो ग्रीन गैसेस खारिज होती हैं और उसका असर पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर हो रहा है। क्योंकि हमारे हमसाये में चाइना है, इंडिया है। इंडिया में जब ये रूस और यूक्रेन की वॉर हो रही थी तो उसकी वजह से जो गैस का मसला हो रहा था, तो मुतबादिल के तौर पे उन्होंने कोयले को इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा, और उसका असर जो है पाकिस्तान के ऊपर आया कि हमें पिछले साल इतना बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा हुआ, जिसकी वजह से $30 अरब का हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान है और हमारे जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो वो इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो दुनिया को ये बताया गया कि जी देखें, जो आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है और आपने जो हमारे साथ प्लेजेस किए हैं, अब टाइम आ रहा है कि आप उनको पूरा करें और आप हमारी मदद करें इस सिलसिले के अंदर। फिर जो दुनिया में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, अगर पाकिस्तान TTP का शिकार है या दाइश के मसले का शिकार है तो वो आगे जाकर दुनिया के लिए भी खतरा बनेगा, जैसे अलकायदा अमेरिका के लिए था। फिर जो मोदी सरकार की हिंदुत्व जो उसकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी जब तक हमें अफेक्ट कर रही थी, हम दुनिया को कह रहे थे कि देखें कश्मीर के अंदर कितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी हो रही है, रियासत की सरपरस्ती में वो दहशतगर्दी हो रही है। ठीक है, दुनिया उस पर कान धरती थी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि उनके माली मुफादात जुड़े हुए थे इंडिया के साथ। तो अब आग जब घर तक पहुंची है, जो अब कनाडा के अंदर हुआ, तो अब अमेरिका भी उनके साथ है, वो कह रहे हैं हम तफ्तीश करेंगे। यूरोपीय ममालिक जी, तो यूरोपीय ममालिक उनके साथ हैं। तो अब उनको पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान जो बात करता था, पाकिस्तान कहता था कि हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी इंडिया की तरफ से हो रही है, बलोचिस्तान में जो हालात खराब होते हैं उसके पीछे इंडिया है। तो अब दुनिया को भी समझ आ रहा है, जब अपने उनके मुल्क के अंदर आग पहुंच चुकी है। इंतहा पसंदी, जो उन्होंने कहा कि दाएं बाजू की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए भी खतरा है।
तो जो चैलेंजेस दुनिया को दरपेश है, इकोनॉमी को देखे, स्लो ग्रोथ जो हो रही है अभी, जो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनके अंदर स्लो ग्रोथ हो गया। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कहां पे चला गया, तुर्की में जाके देखिए दुनिया में महंगाई कितनी हो रही है। इनकी तमाम जो एनर्जी की जो जरूरियात थी वो यूक्रेन से पूरी होती थी यूरोप की, अब वो कतर की तरफ देख रहे हैं, वहां से इतनी महंगी एलएनजी ले रहे हैं, और जब वो भी पूरी नहीं होती तो कोयले की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में आलूदगी ज्यादा बढ़ रही है। तो तमाम चैलेंजेस जो दुनिया को दरपेश हैं, पाकिस्तान को तो है, पाकिस्तान तो कब से ये बात कहता, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को भी ये बावर कराया कि देखिए हमारे मसले, अब आपको भी ये सारे मसले आ रहे, तो आप मिल बैठ के इनके सोल्यूशन निकाले। तो बहुत अच्छी तकरीर थी, बहुत जामे तकरीर थी, और उसमें सही तरह से सबका मौका पेश किया गया। अच्छे और जामे खिताब था आपका, कह रहे हैं डॉक्टर फारूक कादिल साहब। खिताब के चीता चीता नुकात के हवाले से तजिया पेश किया शरीला साहिबा ने। आप ये फरमाइएगा कि SIFFC जो पाकिस्तान जिसको गेम चेंजर करार दे रहा है, जहाँ पे ममालिक हों, तकरीबन 190 से ज़ायद ममालिक हो, वहाँ पे जाके अपने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को मार्केट करना, ये कितना इफेक्टिव वे में उन्होंने मार्केट किया और कितना ज़बरदस्त स्टेप था ये इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट आए और FDI आए। देखें, जो इसी दौरे के मौके पर उन्होंने एक दफ़ा ये कहा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कि हम चाहते हैं कि हमारी टर्म जो अबूरी टर्म है इसके पूरे होने से पहले पहले कोई एक आध चीज़ हम उसको निजकारी उसकी कर जाएं। वजह उसकी ये बताई ताकि आने वाली गवर्नमेंट को आसानी हो और वो तरक्याती अमल को पूरे ज़ोर शोर के साथ शुरू कर सकें। तो ये जो मैं बार बार इसी प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, और एक दिन सजाद अनवर साहब ने मुझे भोला आदमी भी करार दे दिया, तो गुजारिश ये है कि ये पहली बार है गुज़श्ता 75 बरस में कि आपके अंदर इतना बड़ा कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो गया है, और यही कौमी इत्तेफाक राय है जिसकी झलक हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अमरीका में और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पे नज़र आई। सही। और वहाँ उन्होंने आके अपना यानी 2 मैसेजेस दिए। एक तो ये कि हम अब जाके पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को इनवाइट कर रहे हैं संजीदगी के साथ, और मैसेज क्या दे रहे हैं, मैसेज ये दे रहे हैं कि हम में और आने वालों में कोई फ़र्क नहीं है, हमारा उनके साथ कोई महाज आराई नहीं है। आपको आप जो लेके सरमायाकारी यहाँ आएंगे और जो आप पाकिस्तानी हों या गैर मुल्की हों, वो महफूज है सरमायाकारी, और आइंदा पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान नहीं होगा जिस पे लोगों के कारोबार और सरमायाकारी डूब जाया करती थी। तो ये मैसेज लेके गए हैं वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी ताकत के साथ पेश किया गया है। अनवारुल हक काकड़ ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने भी, और बाकी जिन लेवल से मुलाकातें और राब्ते हो रहे हैं उनमें भी ये मैसेज जा रहा है, और ये एक बड़ा मुस्बत और ताकतवर और माकूल मैसेज है जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें सजाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। अफगानिस्तान का जो कजिया है, अफगानिस्तान के इस कजिए को किस अंदाज से वज़ीर आज़म ने रीजनल लेंथ से, इंटरनेशनल लेंथ से, और अफगानिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिससे दहशतगर्दी फूट रही है और मुख्तलिफ ममालिक में यकीनन उसकी जड़ें, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हो रहा है, कितना अहम नुक्ता था उन्होंने जो अफगानिस्तान के हवाले से बयान किया, और जिसको दुनिया को तवज्जो के साथ ना सिर्फ सुनने की बल्कि उन्हें सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। योर टेक ऑन इट सर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो अफ़गानिस्तान का रिसेंटली जो वहाँ से TTP का जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हैं, उनको न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मामला, बल्कि उन्होंने कहा कि इससे आलमी अमन को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की जो मुतशद्दद और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान में इकट्ठी हो रही हैं, और ख़ुद अफ़गान गवर्नमेंट के लिए भी ये एक मसला है और पूरी दुनिया के लिए भी एक मसला है। तो उन्होंने बड़ा वाइजली इस मामले को डील किया और बड़े अच्छे तरीके से अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त अलकायदा या दूसरी जो तंजीमें हैं उन तंजीमों की जो एक्टिविटी है उसको भी हाईलाइट किया, और जो पाकिस्तान को, रीजन को और दुनिया के अमन को जो ख़तरात हैं उसकी तरफ भी उन्होंने एक निशानदेही की।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो रात वाली तकरीर थी उनकी बड़ी वेल कंपोज्ड, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ उन्होंने बड़े बाज़ चीज़ों के ऊपर जोर दिया और एक बैलेंस तकरीर थी। और उसमें उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया, उसमें उन्होंने उन तमाम मतलब वो जो इंडिया की हरकतें हैं इस रीजन के अंदर, और फिर अब जिस तरह से कनाडा के साथ इंडिया डील कर रहा है या कनाडा इंडिया के साथ जिस तरह से डील कर रहा है, उसमें अमेरिका ने भी बहुत सीरियस टेक लिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तो इस मौके पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने बहुत ही शानदार उनकी प्रेजेंटेशन थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके अलावा जो हमारी मंदूब हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, कल मैं उनकी स्पीच भी सुन रहा था, उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया इंडियन वो जो जिस तरीके से इंडिया इन्वेड कर रहा है दूसरे मुल्कों में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और उसमें उन्होंने खास तौर पे जो कनाडा के वाक़यात हैं उनको हाईलाइट किया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शानदार डिप्लोमेसी हुई है इन 2-3 दिनों में यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे, और ये सारा क्रेडिट इस निगरान हुकूमत और इसकी टीम को जाता है। जी ठीक है, नौशाद अली साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर का जो मामला है, जो इशू है, उसको यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 और नंबर 2 जो कि ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा मसला है, जो कि दुनिया इसको डिफरेंट प्रिज्म से देखने की कोशिश करती है कि एक लैंड डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है वो इशारा करना, और बिलखुसूस हिंदुत्व की जो बढ़ते हुए अफरीत है उसको बयान करना, इस प्लेटफॉर्म से कितना फायदा उठा सके हैं अपने खिताब में वज़ीर आज़म? देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा अहम जो बात लगी है इस खिताब में, वो उस थॉट के ऊपर जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है ना, कि ये जो हिंदुत्व और इस जैसी सोच जहां पर भी दुनिया में मौजूद है, ये सब के सब जो है ना एक्सट्रीमिज्म को ग्रो करते हैं, और उसके नतीजे में इस्लामोफोबिया भी जो है वो बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ इसी सोच के जरिए जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया में कहीं भी, फलस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, इसके अलावा भी जो जिनकी तरफ पॉइंट किया है 50 दीगर जो खित्ते हैं जहां पे ये मामला चल रहे हैं। मसला देखें, असल बात ये होती है कि आप देखिए कि इंडिया के, वैसे तो मुझे लगता है कि काफी अरसे से कुछ बुरे दिन चल रहे हैं उनकी, जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में वादी में जो कराने की कोशिश किया, वो सियासत से मुतल्लिक इजलास था G20 का, वो भी नाकाम हुआ, फिर एलामिया भी जारी नहीं हो सका, फिर ये कनाडा वाला मामला सामने आ गया। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए, और निगरान वजीर आजम ने बड़े जिसे कहते हैं ना कि मुदब्बराना तरीके से, मुदब्बराना अंदाज के अंदर उन सारी चीजों का अहाता किया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वो उन्होंने खोलकर बयान कर दी है। अब जो मसला है ना कश्मीर का, कश्मीर में देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई, वहां पे हजारों अफराद, मतलब हजारों कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं, और जो बाकी दुनिया है वो कान लपेटे पड़ी रहती है। उसकी वजह सिर्फ ये जो शनीला ने बार बार पॉइंट आउट करती हैं वो इस बात को कि ये जो झांसा देता है ना 1 अरब आबादी से ज्यादा का कंज्यूमर मार्केट का जो एक झांसा है, ये दे के ये असल में ये इसकी चादर ओढ़ लेता है और इसके नीचे छुप जाता है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पाकिस्तान उसका असल चेहरा, ये जो डाकू होते थे ना एक जमाने में, आपको याद होगा, वो नकाब ले लेते थे, ढाबा अपने वो छुपा लेते थे, अब वो नकाब जो है ना वो सिरकना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान तो कोशिश कर ही रहा था, कनाडा ने तो वो नोच फेंका है, और नोचने के बाद जो अपॉर्चुनिटी आई है, सामने नजर आई है, वो यही है कि इंडिया का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें, डाकू बुरा मना जाएंगे। जी जी जी, सॉरी, मुझे जारी रखिए आप। देखिए, ये जो नकाब उतारा गया है ना, इसके बाद पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आई है कि पाकिस्तान अब इंडिया का असल चेहरा जो है वो मजीद सामने ला रहा है, और उसके अंदर जो पॉइंट सबसे अहम था वो हिंदुत्व सोच का था। यही सोच है, और ये जो हम पहले भी डिस्कशन करते रहे, ये साउथ ग्लोबल का जो करता धरता बनने का जो ख्वाब है, जो अज़्म है, वो बदमस्त हाथी की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। और वो यहां नहीं, ये अफगानिस्तान के मामले में जब पॉइंट आउट किया गया तो ये बताया, देखिए तालिबान की हुकूमत अगर आएगी, तालिबान की हुकूमत के नीचे नीचे ये जो बाकी ग्रुप्स हैं, ये तालिबान हुकूमत के अगेंस्ट उनको सपोर्ट इंडिया करेगा तो वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की पोजीशन में आएंगे। तो ये जो फाइनेंसिंग है और ये जो सारी सपोर्ट है, ये भारत देता आ रहा है,
और इंडिया के इस सपोर्ट की वजह से ये जो हमारे यहां दहशतगर्दी है, बावजूद इसके कि हमने उसको कुचल दिया था, उसको खत्म कर दिया था, इसने दोबारा सर उठाया। और इसके अलावा जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, बेसिकली तो वो अफगानियों को इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। वो अफगानियों को इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह से वो 9 लाख फौज लेके कश्मीर में बैठा हुआ है और कश्मीरियों की जिंदगी उसने अजीरन कर रखी है। वहां पे वो जो कुछ करता है, मैं तो बाज़ औक़ात मैं यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाता हूं कि जब उनकी उस तरह की बात की जाए, जो अस्मत दरी की बातें हैं, जो यंग लड़कों के साथ सलूक हो रहा है, जो बच्चों के साथ सलूक किया जाता है, जो कुछ वहां घर घर तलाशी के नाम पे होता है, वो दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंडिया जो है वो अपनी डिप्लोमेसी के अंदर अभी ये ऐसा नहीं कि अब, लेकिन इससे पहले वो लोगों की आंखों में, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा ठीक है। है। इसी वजह से उसके ऊपर ये आप कह रहे हैं कि उसको एक्सपोज करने में वजीर आजम के खिताब ने भी काफी हद तक जो है इस वो खिताब के अंदर बड़ी बुद्दबराना अंदाज के अंदर उन सारे इश्यूज को टैकल करते हुए इंडिया को जो है ना प्रॉपर तरीके से एक्सपोज कर दिया। पॉइंट आ गया आपका। इसमें आपको आगा साहब मैं शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, एक तो खिताब पर ओवरऑल भी आप यकीनन अपना तजिया पेश कर सकते हैं, दूसरा जो मौसमियाती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से COP28, उसके बाद एक फ़ंड का क़याम, फिर एक कॉन्फ्रेंस का होना, कॉन्फ्रेंस में 10.5 to 11 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट्स का आना, वहाँ पे तकरीबन सारे डोनर्स मौजूद थे जिन्होंने वो कमिटमेंट्स की हुई थी। कितना उन्होंने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए उनको अपने वादे वही याद दिलाएं कि भाईजान आपने पैसे देने, हमें आपने कमिटमेंट की हुई है, 1.5 अरब देने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बात ये है कि 23 मिनट की स्पीच में जो उन्होंने इश्यूज लिए हैं वो, इसको हम कहते हैं, आप कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी की ज़बान में ब्लॉक्स में लिए हैं। वेरी गुड। एक उनका डोमेस्टिक ब्लॉक था, एक उनका रीजनल ब्लॉक था, एक उनका ग्लोबल ब्लॉक था। ठीक है। और मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इस स्पीच वाज ए स्टेट्समैन स्पीच कि उन्होंने सिर्फ 23 मिनट्स में तमाम इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, जो तीनों ब्लॉक्स को फेस करना पड़ रहे हैं, उनको उन्होंने मुकम्मल एड्रेस किया है। आपने जैसे कहा कि हम वहाँ से बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज में उन्होंने पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ कराया कि आप वो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें प्लेजेस भी किए थे, लेकिन प्लेजेस का अभी तक पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वेरी राइट। लेकिन एक बात उन्होंने खुद भी रियलाइज़, हमेशा वो करते हैं और उन्होंने वो भी शेयर की, वो ये है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्रीज़ की है उनको बहरहाल हेल्प करना पड़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने को। सही। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इस पे बहुत डिटेल बात हो गई है कि हम अपना कार्बन यानी में कितना इन्वॉल्व हैं, बाकी चीज़ों में कितना इन्वॉल्व है, इसमें आप यानी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सही। जहाँ तक इस्लामोफोबिया की उन्होंने बात की तो उसमें जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्टर डाला, जो कि पिछली स्पीचेस में यानी कि जो पिछले साल स्पीचेस हुई थी उसमें नहीं था, क्योंकि जेहन में रखा इस्लामोफोबिया के बारे में पिछले साल सबसे बड़ा सेशन इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने मार्च 15 को इस्लामोफोबिया डे के तौर पे मनाने का फैसला किया था यूएन ने। लेकिन ये जो रिसेंटली OIC का अपना रिलीज़ हुई है, स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है, जो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर OIC ने किया है वो है जो सिंबल्स हैं, मज़हब के जितने भी सिंबल्स हैं उनको डेरोगेशन, शायर जी बिल्कुल, जिसमें यानी कि डिवाइन बुक्स आ जाती हैं, जिसमें शायर इस्लाम कह लें या शायर अदियान कह लें सिर्फ, और उसमें बात यह है कि सिर्फ इस्लाम की बात भी नहीं है यासिर साहब, सही, किसी भी मजहब को की डेरोगेशन करना जो है उस पे आप दुनिया को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। वेरी राइट। ये सिर्फ एक मजहब की बात नहीं है। लेजिस्लेशन होने का वक्त आ गया। यूरोप में ये रियलाइजेशन पाई जा रही है अब, इसीलिए तो लेजिस्लेशन शुरू हो गई और वो OIC का जो उन्होंने रेफरेंस दिया है उस स्टेटमेंट का कि हमें देखिए इस वक्त यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या चल रहा है, अगर आप फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में देखते हैं, दो चल रहे हैं। नॉन बिलीवर्स, क्या ये सिर्फ जो 1960 की दहाई के बाद जो एक रोमांटिसिज्म की मूवमेंट चली, क्या सिर्फ यूरोप नॉन बिलीवर्स के लिए है या यूरोप में बिलीवर्स के लिए भी कोई जगह है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है और ये सिर्फ स्कैंडिनेवियंस में नहीं चल रही है, पूरे यूरोप में चल रही है। आप कह रहे जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को उन्होंने जिस तरह से वहां पे बयान किया और फिर उसके बाद बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का इशू बयान किया। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं, बात ये है कि वहां पे क्रिश्चियंस हैं, वहां पे ज्यूज हैं, वहां पे हिंदूज हैं, वहां पे सिख हैं, वहां पे मुसलमान हैं,
वो कहते हैं कि आपने जितने लॉज बनाए 60 की दहाई के बाद आज तक यूरोप ने, वो सारे नॉन बिलीवर्स के लिए बनाए सही है। कि आप ज्यू बुद्धिज्म के खिलाफ जो मर्जी छाप दे, आप जीसस की अपना टी शर्ट के ऊपर अपनी पैर के जीसस का जो मर्जी मजाक उड़ा ले। उन्होंने कहा बिलीवर्स ने कहा कि हम भी इंसान हैं, right. अगर उनके राइट्स हैं नॉन बिलीवर्स के, जिनको आप जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर द लास्ट 40 years या रादर 50 years, या हमारे भी करें। ठीक हो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरत हर चीज कवर की है अपनी स्पीच में। ये आगा साहब आपने दुरुस्त नुक्ता उठाया है। असल में नॉन बिलीवर्स वाला जो मामला है ना, ये अब वेस्ट का बहुत बड़ा इशू बन गया है और इसकी वजह से ये मसाइल भी पैदा हो रहे हैं उनकी अपनी सोसाइटी। आपकी इजाज़त से मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वापस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरे मौजू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जनाब साथ रहिए। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी वेलकम बैक। हम दूसरे मौजू में बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की कि जनाब हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा सकते हैं या करवाएंगे, उसके बाद से कुछ मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई। ये मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ ही घंटे के बाद यानी ये मुलाकात जो है वो सामने आई। इस मुलाकात के हवाले से काफ़ी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी तरफ से एक पेशकश भी की कि अगर कोई पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान ऐसे मामलात हैं जो सियासी मुखालफत बहुत गहरी होती जा रही है तो इसे ख़त्म करने के लिए भी वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो पड़ाव है वो आजकल लाहौर में है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो आइंदा इलेक्शन जो हैं उसके अंदर वो सीट एडजस्टमेंट और बाकी मामलात को जो इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के हवाले से, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो या पंजाब का कोई भी हिस्सा हो, उसके लिए वो जमातों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। और PMLQ के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात की भी एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है। इस पर अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेंगे। पहला सवाल शिनला साहिबा आपसे होगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान, नवाज शरीफ की वापसी, चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में मुसालिहत करवाने की पेशकश, क्या आगे कोई सियासी इत्तेहाद बन पाएगा? देखिए यासिर, अगर तो इस सियासी इत्तेहाद इस तरह का कि जैसे PDM की जमातें थी और सब मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो ऐसा कोई इत्तेहाद मुझे मुस्तकबिल में नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि सियासी टेंशन काफी हद तक शायद खत्म हो जाए। जिस तरह के दो बड़ी जमातें थी, इनके पिछले दिनों एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दिए जाते थे, उससे एक सियासी टेंशन, एक तनाव आ चुका हुआ था। तो वो चौधरी शुजात जो मुफाहमत का कह रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी की जो कमेटी, सेंट्रल कमेटी थी, उन्होंने सदर आसिफ जरदारी को ये टास्क दिया था कि आप मुफाहमत करें मुस्लिम लीग नवाज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो आप कर सकते तो आप जरूर करें।
तो वो जो सियासी टेंशन है, तनाव, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखिए दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हैं, जमहूरी पार्टियां, ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिसाके जमहूरियत किया हुआ है। तो अगर नवाज लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो ये बात कहते हैं कि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है, जिन लोगों ने जमहूरियत को डिरेल किया था, हाइब्रिड रजीम ने मुसल्लत की थी, उनका एहतसाब होना चाहिए, तो बात वो भी यही कर रहे हैं कि एक मजबूत जमहूरियत मुल्क के अंदर आनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो ये बयान देते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो भी बात जमहूरी ही कर रहे हैं। तो दोनों जमातों का जो यकीन है वो जमहूरियत के ऊपर है, दोनों जमातों की जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, दोनों जमातों ने जो है बहुत से मसाइब को झीला हुआ है, जलावतनी भी देखी हुई है। पीपल्स पार्टी के 2 लीडरान को जो है वो उनका सियासी कत्ल हुआ है। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जलावतन हुए, जेल गए हैं, सदर आसिफ जरदारी जेल गए। तो दोनों ने मसाइब देखे हैं, दोनों ने मुश्किलात देखे, लेकिन दोनों का जमहूरियत के ऊपर यकीन है। तो आगे जाके अगर सियासी टेंशन इनकी खत्म होगी और दोनों मिलके चल रहे होंगे, सियासी बयानात एक दूसरे के दिए बगैर, तो ये होगा कि कोई तीसरी कुव्वत इससे फायदा नहीं उठा सकेगी। और जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है वो भी एक मजबूत जमहूरी हुकूमत के अंदर है। तो अगर ये मजबूत जमहूरी हुकूमत कायम हो जाएगी तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी कुव्वत की आपने बात की, तो तीसरी कुव्वत माजी में बयानात तो सामने आते रहे कि जी हम तो नहीं आते, हमारे पास खुद ही आते हैं और खुद ही पेशकश करते हैं कि जी हमारी सर्विसेज ले लें। ये भी तो बात है ना जी, ये भी तो हकीकत है। नहीं, ये तीसरी कुव्वत वो डॉक्टर साहब, मैं आपको अब आप पीटीआई के हवाले से बात नहीं हो रही, ठीक नहीं, ये तीसरी को देखिए, तीसरी कुव्वत वो जिसकी आप बात करें वो नहीं, तीसरी कुव्वत एक ऐसी रजीम जिसको फिर मुसल्लत कर दिया जाएगा, हाइब्रिड रजीम। डॉक्टर साहब, इसमें आपको शामिल करता हूं सर। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी पीडीएम की, तो पहले तो वो पीडीएम में शामिल हुई, बाद में पीडीएम से अलहदा हुई, यानी सियासी इत्तेहाद से अलहदा हुई, और बाद में उसने वजारतें भी वो ली कि जिसका डायरेक्टली जो असर है वो वोटर के ऊपर इस तरह पड़ता नहीं था, यानी वजारत खारजा हो गई या बाकी वजारतें हो गई, और सारा का सारा ताकि बोझ जो है वो PMLN के ऊपर, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पड़े। तो ये जो स्ट्रैटेजी है शुरू से ही कि अपने आप को पीडीएम से, उस हुकूमत, उस इत्तेहाद से साइड पे रखा जाए और बाद में एक बयानिया बनाया जाए कि हम तो इसका जो हिस्सा थे, तो हम अपने लिहाज से उस तरह थे कि हमारा कोई अमल दखल इस महंगाई और बाकी मामलात में नहीं है। क्या इस बयानिए को आगे परवान चढ़ाया जा सकता है? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे उसके अंदर क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि वो मजीद इत्तेहाद की बात कर रही है उन्हीं जमातों से जिनके खिलाफ बयानात भी दिए जा रहे हैं, या उसकी एक स्ट्रेटजी है? ये देखिए, ये जहाँ तक ये मफरूज़ा कायम करना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो इससे ज़्यादा सादगी नहीं होगी कोई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है, और उसे ये मालूम है कि उसका हदफ और उसका टारगेट क्या है, और उसने वो हदफ और टारगेट कैसे अचीव करना है। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक महाज आराई की कैफियत दिखाई दे रही है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, और अगर गिरा ना गुजरे, तो ये बाय डिज़ाइन है। ये जो आपको इन दोनों जमातों के अंदर गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है और एक तसादुम की कैफियत दिखाई दे रही है, ये बाय डिज़ाइन है। ये बाय डिज़ाइन किस लिए है? इसलिए है, उसी की तरफ शनीला ने इशारा किया कि बाय डिज़ाइन इसलिए है कि कोई गैर जमहूरी प्रोग्राम रखने वाला सियासी चेहरा इस सारे अमल के अंदर जगह ना बना सके। ओके, ज़िमनी सवाल भी ले लें फिर इसी हवाले से। यही वजह है कि पीडीएम को अभी तक खत्म नहीं किया गया, क्योंकि JUIF का यही कहना है कि हमने जानबूझकर इसको गैर फाल रखा है लेकिन इसे डिसमेंटल नहीं किया। योर पॉइंट। अच्छा, अब पीडीएम पर आते हैं। अभी चौधरी शुजात बाकी हैं जिनका आपने जिक्र किया जी। चौधरी शुजात क्या पेशकश कर रहे हैं और क्यों पेशकश कर रहे हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। नंबर एक ये कि चौधरी शुजात और उनकी जमात हाल ही में एक बहरान से गुजरी है। उसके ख़ानदान के अंदर एक तकसीम पैदा हुई है और तकसीम पैदा की गई एक सियासी जमात की तरफ से। तो अब जितना जितना वो पीछे हटे हैं, अब उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए, रेलिवेंट होने के लिए कुछ इक़दामात की ज़रूरत है। तो अब वो पेशकश कर रहे हैं कि हम
जो पेशकश की उन्होंने मुफाहमत कराने की, दरअसल रेलेवेंट होने की कोशिश है, खबरों में और सिचुएशन में इन होने की एक कोशिश है। जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी वाइजेबल उनकी स्ट्रेटजी ये है। स्ट्रेटजी है चौधरी शुजात हुसैन की। आप जानते हैं कि बड़े समझदार आदमी है वो। तो आपका आ गया पीडीएम का मामला। पीडीएम एक बिल्कुल अलग फोर्स है। पीडीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी एलाइज जमातें अपनी जगह पर एक आपने वो जो नुक्ता उठाया ना कि कोई गैर जमहूरी अगर कोई इकदाम करने की कोशिश करे तो उस लिए गैर जमहूरी इकदाम से मुराद ये नहीं है कि कोई मार्शल लॉ लग रहा है। गैर जमहूरी से मुराद ये है कि कुछ ऐसे लोग जिनका तर्ज अमल क्या कहते हैं, फाशिज्म पर वो जो यकीन रखते हैं, जो सियासत का जिन्होंने बुर्का पहना हुआ है और उनकी हरकतें देखें, जब वो इक़्तिदार में आए तो उनकी पहली कोशिश ये थी कि ये सिंगल पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में इन्फोर्स हो और उसके लिए काम किया गया बाकायदा। वो जब नाकाम हो गया तो उसके बाद इस मुल्क में तशद्दुद को फरोग दिया गया। ऐसे एलिमेंट्स को वोट के जरिए आइसोलेट करने की एक हिकमत अमली है ये। ठीक पॉइंट आ गया जी। सिजाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा पंजाब की इस वक्त पोजीशन, यकीनन वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी एक हकीकत हैं, जो उनकी इस्तेहकाम पार्टी है, PMLN भी हकीकत है, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे जनूबी पंजाब बिलखुसूस और फिर बाकी सेंट्रल पंजाब और बाकी क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? क्या सिंगल हैंडेडली पीपल्स पार्टी कोई ऐसा अपसेट कर सकती है, या इसे इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ या फिर आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं? योर टेक सर। देखें, जो जब हुकूमत थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में काफ़ी गाड़ी छिन रही थी। आपको याद होगा कि एक वफद गया था, बिलावल भुट्टो और दूसरे लीडर थे, उनमें कमर ज़मान कायरा साहब भी थे। वो जाके मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की थी उन्होंने। तो उस मौके पे मियां साहब ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि अगली टर्म भी इसी तरह इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चला जाए। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत ख़त्म हुई, उससे ज़रा पहले कुछ तलखियाँ पैदा हुई थी। उसमें PCB चेयरमैन के ऊपर भी एक तलखी पैदा हुई थी। मियां साहब चाह रहे थे नजम सेठी को लगाना और पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्ज़ी की, नहीं लगाने दिया। इस तरह कुछ और चीज़ें भी थी जिसके नतीजे में कुछ बिटरनेस क्रिएट हुई थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून है वो अगले इक़्तिदार के लिए सोलो फ्लाइट करेगी और उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, इसलिए वो थोड़ी सी सेंसिटिव भी है। बिलावल भुट्टो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि पीपल्स पार्टी सोच रही है कि अगली टर्म में वो अपोजिशन में बैठेगी। अगर सिंध में उनको मिल गया मौका दोबारा गवर्नमेंट बनाने का, तो सिंध में गवर्नमेंट बनाएगी। सिंध में बनाएगी जी, बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है ये कि वो कोशिश करेगी कि अपोजिशन की जो जगह है उसको खाली ना छोड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहांगीर तरीन हो या दूसरे एलिमेंट हो, जमात इस्लामी है यहाँ पे थोड़ी बहुत पंजाब में, या चौधरी शुजात हुसैन, इनकी कोई इतनी बड़ी, मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन भी कोई बहुत बड़ा नंबर ले सकेंगे। साउथ पंजाब आ गए मियाँ साहब यहाँ पे, तो पंजाब में मियाँ साहब अच्छी खासी सीट्स, साउथ पंजाब सुन लेना, साउथ पंजाब की ये बात है कि वहाँ पे तीनों पार्टियों का जब मुकाबला होता है, तो पिछली दफ़ा हमने देखा था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुजफ्फरगढ़ से अचानक 3 सीटें पीपल्स पार्टी की निकल आई। रहीम यार खान में उनकी सीटें हैं, मुल्तान में उनकी सीटें हैं। इस तरह वो कम से कम 7-8 सीटें साउथ पंजाब से निकाल लेंगे। 6 सीटें थी उनकी, 6 सीटें थी। ये जो जिसको हम वस्ती पंजाब कहते हैं, 18 के इलेक्शन में राजा परवेज अशरफ रावलपिंडी से जीत गए थे। 2-3 सीटें इधर से भी उनकी निकल आएंगी। वो तकरीबन कोई 10 का फिगर उनके जहन में है पंजाब से, वो 10 का फिगर किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। लेकिन मरकजी हुकूमत बनाने के लिए जिस तरह का नंबर चाहिए होगा, वो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के पास होगा वो नंबर, या मुस्लिम लीग अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाएगी। हार्डली मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टियों की वर्किंग रिलेशनशिप ख़राब नहीं होनी चाहिए। और वो जो 90 की दहाई में
महाजराई रही है दोनों पार्टियों के दरमियान, उस हद तक दोनों पार्टियों को नहीं जाना चाहिए। एक दरमियान में स्पेस रखनी चाहिए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो दोनों पार्टियों के दरमियान कुछ चीजें तय पाई थी वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। ठीक है। और पॉइंट खास तौर पे वो जो कहा जाता है कि सिंध और पंजाब के हवाले से एक अरेंजमेंट थे, वो अरेंजमेंट्स भी अगर उसी तरह रहे तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट में भी रहेंगी तो एक दूसरे ठीक के है लिए सर, आपका पॉइंट आ गया। लाइफलाइन नुशाद साहब को मुझे इन्वॉल्व करना है। नुशाद साहब, ये फरमाइएगा कि हालिया दिनों में जो एक क्रिटिसिज्म हमने देखा PMLN के ऊपर बिलुमूम और निगरान हुकूमत के ऊपर बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से और दीगर उनके जो सियासी रहनुमा हैं टियर 1 टियर 2 के उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से, वो उसकी बुनियादी वजह निगरान वफाकी हुकूमत थी या फिर सिंध के अंदर उनके कुछ मामलात थे जो कि तय नहीं पा रहे थे? और दूसरा ये भी फरमा दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पंजाब में, क्योंकि पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहाँ मौजूद थे, अब जो को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा या PTI सबसे बड़ा चैलेंज होगा? और अगर नून है तो नून कितनी कंफर्टेबल आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर? दो सवाल हैं आप। पहली बात तो यह है कि यासर, हमने ये बात पैनलिस्ट में तमाम ने ये तय कर दी थी कि जो आइंदा इंतखाबात के बाद ओपोजिशन का जो किरदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो किरदार उसके पास रहे और वो उसको भरपूर तरीके से निभा सके। एक बात। दूसरी बात आपने कही है सिंध की हद तक, हाँ यकीनन सिंध की हद तक कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी को फेस करनी पड़ सकती है कि वो सूबाई हुकूमत बनाने में उनको मुश्किलात हों। जैसा आपने देखे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात क्लियर कर दी थी कि आइंदा का जो नक्शा है वो किस तरह से बन रहा है कि अगर GDA और MKM जो है वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ रहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़े सूबाई हुकूमत बनाने में। जहां तक कौमी हुकूमत की बात है, जो वफाकी हुकूमत की बात है, वहां पर देखिए जो पंजाब का सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इसके अंदर अगर आप कहें कि PTI और नून लीग में मुकाबला हो सकता है तो बात मुझे समझ में आती है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी नून लीग का या पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर की जमात होगी तो शायद मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हो। अब ये दूसरे नंबर की जो जमात है इसका मामला न सिर्फ PTI के अलावा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी इस चीज के लिए आय कर रही है कि वो सेकंड पोजीशन में हो। अब जब वो पंजाब में सेकंड पोजीशन पे होगी तो फिर पीपल्स पार्टी को यह डर भी हो सकता है कि कहीं विफाकी सतह पर वो अपोजिशन जो लीडर का जो किरदार है वो कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो KPK के अंदर परवेज खटक साहब की अलग पार्टी बनवाई गई है, पीपल्स पार्टी नहीं बनवाई है। जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग ने बनवाई है। सो ये एक दूसरे को जवाब देना एक लिहाज से सियासी चालों का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जरदारी साहब उनको वो अभी तक ताहाल उनको वो कामयाबी नहीं मिल सकी और वो नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर नहीं कर पा रहे जो उनके ख्याल में वो कर सकते थे, जिसकी वजह से वो अब ये चाहते हैं कि वो उन्होंने शुजात साहब से मुलाकात की। आगा साहब क्विकली आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये बताइएगा कि जरदारी साहब गिवन जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं पंजाब के अंदर? मुझे यकीन है कि टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसलिए डिटेल तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ जी। ठीक, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सारी जो डायमेंशंस हैं मैं वो क्लियर कर दूं कि पहली बात है कि इस्तेकाम पार्टी भी किसी सूरत में भी PMLN ने नहीं बनाई है, क्योंकि सबसे बड़ा लूजर PMLN ही होगी इस्तेकाम पार्टी की। ठीक है, ये बात क्लियर करते हैं। फिर अभी बात हुई GDA की और MQM की, सर तो वो तो पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी को? ठीक है, तो ये भी बड़ी क्लियर है कि हम ये डायमेंशन क्यों, जो मैं खबर देना चाह रहा था लेकिन अब उसको मैं डिटेल नहीं दे सकता, वो ये है कि चौधरी शुजात साहब ने दोनों को ये समझाया है कि आप हालात इतने खराब एक दूसरे के लिए ना कर दें कि अगर कहीं हमें सीट टू सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी तो वो फिर हमारे पर फेस ना हो लोगों को कहने का कि तू पीपल्स पार्टी के बंदे को सपोर्ट कर। तू पॉइंट आ गया, अहम खबर आपने शेयर की किरण। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है तमाम पैनलिस्ट का। आपने प्रोग्राम देखा जनाब, प्रोग्राम बाखबर से इतनी यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।